Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our weekly current affairs series. So like every Monday, today we are going to discuss Indian economy related current affairs. Now our period of reference for this particular video would be 23rd of November to 29th of November. So 23rd November से लेके 29th November तक important जो भी इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे ना आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के ये देख लेते हैं कि कौन से इश्यूज, कौन से न्यूज आइटम्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा. सो इश्यूज टू बी कवर्ड. नंबर 1, कॉर्पोरेट हाउसेस बीइंग अलाउड इनटू बैंकिंग. अभी रिसेंटली आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप है आरबीआई का, उसने बोला है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस है ना वो भी बैंक सेटअप कर पाए, उसकी रिकमेंडेशन ये है. राइट, जनरली हमारे कंट्री में जिनका और बिजनेस एक्टिविटीज है ना, जैसे मान लो स्टील का काम कर रहे हैं, किसी और इंडस्ट्री में है, वो बैंक्स नहीं खोल सकते. बट अभी आरबीआई की रिकमेंडेशन आ रही है कि उन लोगों को भी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो भी बैंक्स खोल पाए. तो उसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी है, उस कंट्रोवर्सी को डिटेल में करेंगे. ये मेन इशू है हमारा आज का. देन बैंकिंग हेल्थ एंड के कर्व डायनामिक्स. इसमें हम के कर्व देखेंगे और ओवरऑल बैंकिंग हेल्थ को देखेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर की हेल्थ को देखेंगे. क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले करंट अफेयर्स में हमने कवर करा था, लक्ष्मी विलास बैंक को मोरेटोरियम लगा दिया था आरबीआई ने. तो ओवरऑल न्यूज में आ गया था कि फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ कैसी चल रही है. तो उसको लेके एक आर्टिकल आया था सिद्धार्थ वरदराजन जी का, तो उसको देखेंगे. देन चाइनाज नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स इन डिमांड. चाइना ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स अभी रिलीज करे हैं और वो नेगेटिव यील्ड दे रहे हैं, फिर भी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है. तो इस इशू को देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. ऑलराइट, देन हम देखेंगे एड्रेसिंग द इशू ऑफ हंगर एंड न्यूट्रिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, उसमें हंगर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उसको देखेंगे. और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग पढ़ें उसे. ऑलराइट, तो उसको डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे. ठीक है, तो ओके, फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इशू से, कॉर्पोरेट हाउसेस बीइंग अलाउड इनटू बैंकिंग. नाउ ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक था, इस पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आए हैं. मैंने कुछ आर्टिकल्स, जैसे 2 आर्टिकल्स हिंदू के और 2 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस के शॉर्टलिस्ट करे हैं, जिसमें आपके यूपीएससी के लिए जो रिक्वायर्ड होगा ना वो सारा कवर हो जाएगा. ऑलराइट, तो उन्हीं आर्टिकल्स को देखते हैं न्यूज में क्या आया था, वो देखते हैं. The internal working group of RBI was recently set up to revive the extant ownership guidelines and corporate structure for the Indian private sector banks. हुआ क्या है कि बैंकिंग सेक्टर इंडिया में थोड़ा खराब चल रहा है, इसीलिए आरबीआई ने ना एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप सेटअप करा था. और उसका काम पता है क्या था? उसका काम यह था कि जो ना ओनरशिप स्ट्रक्चर है बैंकिंग का, शायद उसी में प्रॉब्लम है. जो ओवरऑल गवर्नेंस है ना बैंकिंग सेक्टर की, उसमें प्रॉब्लम है. इसीलिए बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ खराब चल रही है. इसीलिए इंटरनल वर्किंग ग्रुप का काम था कि ये ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये जो आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इनका गवर्नेंस कैसे इंप्रूव की जा सकती है ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइसिस, बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस रिपीट ना. ऑलराइट, तो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने अबाउट ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह, बहुत सारी गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस दी. पर उनमें से एक रिकमेंडेशन ना सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रही है. वो क्या है? Recently, the IWJ submitted its report, which became quite controversial because one of its recommendation was to allow large corporate or industrial houses to be promoters of private banks. इस इंटरनल IWG की रिकमेंडेशन है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है ना, वो भी आपके बैंक्स खोल सकें, डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट एक्सेस कर सकें. नाउ ये चीज कंट्रोवर्शियल है क्यों? राइट, अभी देखते हैं. पहले ये देख लेते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इस रिकमेंडेशन को क्रिटिसाइज करा है. राइट, वो देख लेते हैं. फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन एंड फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर विरल आचार्य सीवियरली क्रिटिसाइज द सजेशन बाय द IWJ, डिस्क्राइबिंग इट अ बॉम्बशेल. राइट, उन्होंने कहा है कि अगर ये रिकमेंडेशन मान ली जाती है, अगर कॉर्पोरेट हाउसेस को भी अलाउ कर दिया जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में आ जाएं, बैंक्स खोल लें, प्राइवेट बैंक्स, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बॉम्बशेल होगा, यानी कि कैटास्ट्रॉफिक होगा. अब ऐसा क्यों कह रहे हैं?
पहले तो ये जान लेते हैं कि आईडब्ल्यूजी ने ये रिकमेंडेशन दी क्यों है, फिर बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट। पहले ये तो देख लें आईडब्ल्यूजी का रैशनल क्या है, उनकी क्या मतलब उनका क्या रीजन है कि उन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन दी क्यों है जो सबको बुरी लग रही है। वो क्रिटिसाइज होने के लिए थोड़ी आए हैं आईडब्ल्यूजी वाले। देखो करंटली जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो, सारा जो बैंकिंग सेक्टर है ना आपका, स्पेशली कोरोना वायरस लॉकडाउन, पर लॉकडाउन से पहले भी इनके ना एनपीएस बढ़ते जा रहे थे। बैंकिंग सेक्टर के ओवरऑल एनपीएस बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और एनबीएफसीज भी कोई अच्छी हालत में नहीं थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है ना। जब एनपीएस बैंक्स के बढ़ जाते हैं ना, तो ये ना रिस्क लेने से कतराते हैं, ये रिस्क नहीं लेते, यानी कि हम कहते हैं ये रिस्क अवर्स हो जाते हैं। क्योंकि इनके एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, इनको डर पड़ जाता है कि अगर हम फ्यूचर में और लोन दें, बिल्कुल धड़ल्ले से और लोन दें, तो और एनपीएस बढ़ जाएंगे। तो इनका टाइम मनी एनर्जी लग जाती है इन एनपीएस को रिकवर करने में, राइट। और इनका टाइम मनी रिसोर्सेज जो डाइवर्ट हो गया एनपीए को रिकवर करने में, वो अब नहीं लग पा रहा है क्रेडिट क्रिएशन में। क्योंकि जिन बैंक्स के एनपीएस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो रिस्क अवर्स हो जाते हैं, रिस्क लेने से कतराते हैं। और बिकॉज ये रिस्क लेने से कतराते हैं तो ये फर्दर क्रेडिट क्रिएशन नहीं करते, ज्यादा लोन्स डिसबर्स नहीं करते। ये फर्दर क्रेडिट क्रिएशन का मतलब, पहले ये जब इनके एनपीएस नहीं थे ना, तो बैंक्स धड़ल्ले से लोन देते रहते। क्यों? क्योंकि लोन देने से ही तो उन्हें फायदा होएगा। बट जब इनके एनपीएस बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन गिर जाती है, क्योंकि बैंक्स रिस्क अवर्स हो जाते हैं, नए लोन्स देने से कतराते हैं। अब आप जानते हो कि हमारी जीडीपी पिछले 2 क्वार्टर से कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है। जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करने का यह भी रीजन है कि हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, हमारे कंट्री में जो बिजनेसेस हैं उन्हें फायदा नहीं हो पा रहा है, राइट। अच्छा, हमारे कंट्री में बिजनेसेस एक्सपैंड कैसे करेंगे, फायदा कैसा होगा? जब उन्हें इजी फाइनेंस मिल जाएगा, जब इजीली उन्हें पैसा मिल जाएगा। पर क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ा हुआ है, वो क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर रहे, तो इन इंडस्ट्रियल हाउसेस को, जिनको अभी फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए टू एक्सपैंड इंडियाज इकोनॉमी, ये लिंक बन नहीं पा रहा है। क्योंकि बैंक्स आर रिस्क अवर्स, बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन कर नहीं पा रहे हैं। बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हो गया, ये जो लिंक आ रहा था, ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेस को मच नीडेड फाइनेंस चाहिए था, वो अब नहीं आ रहा है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि इंडिया की इकोनॉमी को अगर रिकवर करना है और रैपिडली रिकवर करना है, बहुत जरूरी है वो, अगर इंडिया की इकोनॉमी को रैपिडली रिकवर करना है तो भाई इन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और बहुत ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अब अगर बैंक्स, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, चाहे एनबीएफसीज हो, कोई इन्हें क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि दे नहीं रहे हैं, पर इस मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं दे रहे जितना चाहिए। अगर क्रेडिट इनके पास नहीं जाएगा, फाइनेंस नहीं जाएगा, तो ये तो और लॉसेस में जाएंगे, ये एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। इंडिया कैसे रिकवर करेगा? इसी कॉन्टेक्स्ट में आईडब्ल्यूजी क्या आपको रिकमेंडेशन देता है? आईडब्ल्यूजी कहता है कि देखो ये इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, है ना, इन्हें बैंक से चाहिए क्रेडिट, फाइनेंस चाहिए। अच्छा, बैंक के पास पैसा कहां से आ रहा है? बैंक्स के पास डिपॉजिटर्स के थ्रू पैसा आ रहा है। यही जो डिपॉजिट्स बैंक्स के पास जा रहे हैं, बैंक्स आगे इन्हें दे रहे हैं, पर बैंक्स अभी रिस्क अवर्स हो रखे हैं। तो आईडब्ल्यूजे पता है क्या कहता है? आईडब्ल्यूजे कहता है इंडस्ट्रियल हाउसेस को कि भाई साहब आप इन बैंक्स पे डिपेंड कर रहे हो, क्यों ना हम आपके लिए ऐसा कर दें कि आप ही एक बैंक बना लो अपना, आपको हम अलाउ कर देते हैं। पहले अलाउड नहीं था, अभी भी अलाउड नहीं है, तो सिर्फ रिकमेंडेशन है। पर आपको पता है कॉर्पोरेट हाउसेस को अलाउड नहीं है कि वो अपना बैंक खोलें। अभी देखते हैं क्यों नहीं अलाउड है। पर अब आईडब्ल्यूजे कहता है कि इंडस्ट्रियल हाउसेस आप खुद ही अपना बैंक खोलो। ये जो डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक के पास आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है, ये डायरेक्ट अब आपके पास आएगा। आपका बैंक है, जो मर्जी करके आप पैसा लेते जाना, फाइनेंस लेते जाना अपना, जो आपको मच नीडेड फाइनेंस चाहिए। तो ये डिपॉजिटर का पैसा आएगा, आप ही का बैंक है, आप ही का बैंक आपको तो क्रेडिट दे देगा।
तो आपके पास क्रेडिट की कमी नहीं होगी और इंडिया के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो बैंक सेटअप कर सकते हैं, उनके पास क्रेडिट बहुत ज्यादा आ जाएगा, वो एक्सपैंड करेंगे, इंडिया की इकोनॉमी रिकवर करने लग जाएगी। ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब ये जो बेसिक आइडिया है ना, इसी पे रघुराम राजन कहते हैं कि देखो इसमें आपका बेसिक मैं समझ गया, आप ऐसा कर क्यों रहे हो, क्योंकि मजबूरी आ गई है, पर इससे जो फायदा होगा ना, जैसे ये फायदा जो आप सोच रहे हो वो कुछ भी नहीं है जितना इससे नुकसान होगा। अब वो नुकसान क्या होगा वो देखते हैं, ध्यान से सुनना। रघुराम राजन, विरल आचार्य, ये वगैरह, ये नुकसान क्या कह रहे हैं। देखो पहली बात जो होती है ना, जो बैंक्स होते हैं आपके, उन्हें ना केयरफुल होना पड़ता है कि वो किसको लोन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास पैसा आ रहा है डिपॉजिटर्स के थ्रू और बैंक्स आगे दे रहे हैं क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो क्रेडिट आए, ये जो बैंक ने मान लो कॉर्पोरेट हाउसेस को या किसी को भी लोन दिया हुआ है, ये बैंक के होते हैं एसेट्स, ठीक है। पर ये जो डिपॉजिटर्स की तरफ से बैंक के पास पैसा आया हुआ है, ये ऐसा तो नहीं है कि ये बैंक का ही पैसा हो गया, ये डिपॉजिटर्स ने पैसा डाला हुआ है बैंक के पास, बैंक ने कभी ना कभी तो ये लौटाना है। अच्छा, बैंक कैसे लौटा पाएगा? बैंक तभी लौटा पाएगा अगर बैंक ने इस पैसे को जो आगे लोन दिया हुआ है उस पे से वापस आए, कभी इंटरेस्ट वापस आए उस पे से, तभी डिपॉजिटर्स का पैसा वापस कर पाएगा। यही तो बैंक काम करता है, डिपॉजिटर से पैसा लेता है 4% पे, हमने करा हुआ है बार बार ये, और आगे लोन आउट कर देता है 6% पे। ये जो बीच का डिफरेंस है इसे हम कहते हैं बैंक का स्प्रेड, और बैंक इसी से पैसा कमाता है। 2% का स्प्रेड हो गया। पर अगर बैंक ने इनसे पैसा ले लिया जिनको लौटाना है और आगे दे दिया, और ये लोग लौटा नहीं पा रहे, बैंक के एनपीए बढ़ते जा रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक फेल नहीं हो जाएगा? अगर बैंक का पैसा ही नहीं वापस आ रहा तो डिपॉजिटर कल को बैंक के पास मांगने आएंगे, बैंक कहेगा है ही नहीं। अगर बहुत ज्यादा एनपीए आपके हो जाएं, ऐसा हो सकता है, राइट। तो बैंक अभी जब बैंक के एनपीएस बढ़ गए, बैंक तब भी रिस्क अवर्स तो है ही है, पर जब एनपीए नहीं भी बढ़ते ना, तो भी बैंक्स ना जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लेते, ठीक है ना। इसीलिए बैंक से जब आप लोन लेने जाते हो ना, बैंक प्रॉपर जांच पड़ताल करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कि ये फ्रॉड तो नहीं है, इसका बिजनेस जेन्युइन है, सारे पेपर्स वगैरह। तो ये सारा कुछ ना, जिसे हम कहते हैं केवाईसी, नो योर कस्टमर, सारे नो योर कस्टमर केवाईसी करके और सारी चीजें वेरीफाई करके तभी लोन मिलता है। क्योंकि बैंक को डर है, क्योंकि बैंक ने डिपॉजिटर का पैसा लिया हुआ है, और डिपॉजिटर का पैसा अगर बैंक ना दे पाई, बैंक फेल हो जाए, तो बहुत बुरा होता है इकोनॉमी के लिए। अच्छा, एक और चीज है बैंक जो करनी पड़ती है बैंक को। बैंक पता क्या करता है? बैंक ना जिन लोगों को लोन देता है वो उनके ना डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल है। जैसे बैंक इसको ए को लोन दे रहा है, बी को लोन दे रहा है, सी को लोन दे रहा है, डी को लोन दे रहा है, ठीक है। ये 4 लोगों को बैंक लोन दे रहा है। अब बैंक ना चेक करता है केवाईसी वगैरह में कि ए ना बहुत ज्यादा रिस्की है, मतलब पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सी जो है वो बिल्कुल रिस्की नहीं है, उससे पैसा आएगा। आपको पता है, ये पता होना चाहिए कि जितने ज्यादा रिस्की आप होगे ना, बैंक आपसे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ठीक है। अगर आप लीस्ट रिस्की एसेट हो ना बैंक के लिए, लीस्ट रिस्की, आपका पैसा हमेशा वापस आता है, तो बैंक आपसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्की हो तो आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। मेक सेंस, ठीक है। तो बैंक्स ना रिस्क प्रोफाइल चेक करता है ताकि इंटरेस्ट रेट भी सेट कर सके। आप जब कार लोन लेते हो ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर मंगवाते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर अगर बुरा है तो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कार लोन देंगे आपको, राइट। अच्छा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे। मेक सेंस। तो इंटरेस्ट रेट चेक करने के लिए भी बैंक रिस्क प्रोफाइल असेस करता है। क्लियर। अब जनरली हमारे कंट्रीज में ना बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड होते हैं, या जो हमारा बैंकिंग सेक्टर अभी फेल हो रहा है ना, उसके कुछ इकोनॉमिक कारण भी है, पर उसके ये भी कारण है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंक्स को ही गेम कर दिया, जिन्होंने बैंक्स के साथ ही खिलवाड़ कर दिया, फ्रॉड कर दिया। वो कैसे कर दिया? अब देखो, मान लो ए बहुत ज्यादा रिस्की है, तो कायदे से तो इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, ये कह रहा है यार ये तो मेरे को वारा नहीं खाएगा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो ये ना जान पहचान निकलवाता है बैंक के एमडी वगैरह से कि भाई साहब देखो कुछ हो सकता है, कुछ पैसे मैं आपको खिलाता हूं, इंटरेस्ट रेट पे कम मेरे पास करवा दो। अगर करप्शन है इधर, तो ये बैंक अपने ऐसी जांच पड़ताल थोड़ी जाली सी करके इसको, जो हाई रिस्की इंसान है,
इससे कम इंटरेस्ट रेट में लोन दे देता है। बैंक को भी नुकसान होता है, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रिस्की है, कभी कभी ये डिफॉल्ट भी कर जाता है। कई बार क्या होता है कि जेन्युइन देखा जाए तो ए को तो लोन भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इतना ज्यादा रिस्की है, पर क्योंकि करप्शन वगैरह है, इसकी जान पहचान है, पॉलिटिशियन से लिंक है, ये कुछ इससे इधर जुगाड़ बिठाता है और यहां से इसका लोन भी पास हो जाता है। डोंट यू थिंक इस केस में बैंक की गवर्नेंस खराब है कि बैंक बहुत ज्यादा रिस्की खेल रहा है? बैंक लोगों के डिपॉजिट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है अगर ए को लोन दे रहा है, और ऊपर से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। एक और चीज करते हैं, आपको पता है, कॉर्पोरेट बोरोवर्स, जो बोरोवर्स हैं, कॉर्पोरेट बोरोवर्स, उसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। मान लो बैंक से पहले ए ने ना लोन पास करवा दिया, बैंक को पता है इसने डिफॉल्ट करना है, बैंक को आइडिया है, ठीक है, पर करप्शन वगैरह के थ्रू इसको लोन पास करवा दिया ए को। अब ए डिफॉल्ट भी कर जाता है, ए के पास पैसा ही नहीं है क्योंकि था ही बड़ा वैसा जाली सा काम चल रहा था। ए ना फिर बैंक के पास जाता है और बैंक को बोलता है मेरे को ना किसी दूसरे, मेरी एक दूसरी कंपनी है, उसके लिए लोन पास करवा दो। तो बैंक ना देखता है कि यार ये जो लोन ले रहा है ये तो हमारा ही लोन वापस लेने के लिए कर रहा है, मतलब ए पता क्या कोशिश कर रहा है कि ना इन्हीं से लोन ले लूं, पैसा ले लूं, तो इनका जो पुराना लोन है ना उसे चुकता कर दूं। इसे कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स मतलब आप लोन ले रहे हो पुराना लोन पे करने के लिए, तो बैंक का तो लोन हमेशा रहेगा। बैंक्स जनरली ऐसी हरकत नहीं करते। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स बहुत बुरा होता है, डिपॉजिटर्स के साथ खिलवाड़ होता है, ठीक है, कभी बैंक्स एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स नहीं करते। पर अगर भाई साहब आपकी जान पहचान है इधर, तो आप एवरग्रीनिंग करते रहते हो, ये अपना चलाते रहते हैं काम, क्रेडिट बबल में कराते रहते हैं, एक बारी बस पटाखा बोल जाता है और उस टाइम पे बैंक ही कोलैप्स करने वाला हो जाता है, इतना ज्यादा क्रेडिट बबल चल जाता है, ठीक है। तो ये तो गवर्नेंस के बुरी चीजें थी ही। अब रघुराम राजन और विरल आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं मान लो ये तो अभी तक बुरी चीजें चली रही थी ना, करप्शन थी बैंक में, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, जिसको लोन देना उसको दे रहे थे, एवरग्रीनिंग कर रहे थे, कम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे, राइट, ये तो चल ही रहा था। मान लो ये जो बैंक है ये है ही रिलायंस का, बैंक ही रिलायंस का है, इस बैंक में डिपॉजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिलायंस जियो को पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो डोंट यू थिंक अगर बैंक ही रिलायंस का है, जियो को तो मस्त लोन मिलेगा, बढ़िया सा लोन मिलेगा। जियो अगर रिस्की भी हो जाता है तो भी जियो का लोन पास हो जाएगा। जियो को अगर रिस्की लोन चाहिए पर कम इंटरेस्ट रेट पे चाहिए, वो भी पास हो जाएगा। जियो की तो एवरग्रीनिंग भी होती जाएगी क्योंकि मालिक ही सेम है, रिलायंस ही है। डोंट यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टू? जो बोरोवर है और जो लेंडर है सेम ही आदमी है, पर पैसा किसका है? पैसा डिपॉजिटर्स का है, राइट, क्लियर। ये रघुराम राजन ने पॉइंट आउट करा है, विरल आचार्य ने पॉइंट आउट करा, और बहुत एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट करा है कि जो लेंडर है और बोरोवर है सेम ही है, पैसा डिपॉजिटर का है। अगर ये लेंडर और बोरोवर सेम ही इंसान है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा, राइट। इसका टेक्निकल टर्म पता है क्या है? इसे कहते हैं हम कनेक्टेड लेंडिंग। व्हाट्सएप ग्रुप पे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था, सर कनेक्टेड लेंडिंग समझा दो, तो समझा दिया है। ये होता है कनेक्टेड लेंडिंग, जब सेम ही बंदे हैं। डोंट यू थिंक इधर एवरग्रीनिंग भी होगी, गवर्नेंस भी देखी जाएगी, जियो के लिए सारी एक्सेप्शंस होंगी, और रिस्क कौन पकड़ रहे हैं? डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के पैसे के रिस्क पे मजे उठाएंगे, इसे कनेक्टेड लेंडिंग कहते हैं। और आरबीआई ने आज तक कनेक्टेड लेंडिंग को फ्राउन अपॉन करा है। आरबीआई कनेक्टेड लेंडिंग अलाउ ही नहीं करता। पहले तो आरबीआई की एक कंडीशन है कि कॉर्पोरेट हाउसेज है ना, वो बैंक ही नहीं खोल सकते, और अगर कॉर्पोरेट हाउसेज को इन्वेस्ट करना है ना किसी बैंक में, शेयर्स खरीदने हैं, तो 10% से ज्यादा नहीं खरीद सकते, राइट। कॉर्पोरेट हाउसेज और बैंक्स डोमिनेंट कंट्रोल नहीं आ सकते। किसी भी कॉर्पोरेट हाउस का किसी भी बैंक में डोमिनेंट कंट्रोल नहीं आ सकता, यह अभी तक नॉर्म है। पर अब आरबीआई ऐसी रेकमेंडेशन दे रहा है कि वो नॉर्म हटा दो, आने दो इनको भी, क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए अभी। मेक सेंस? ठीक है। नाउ यही बात पे कनेक्टेड लेंडिंग बहुत ज्यादा रिस्की चीज है, और रघुराम राजन कहते हैं आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ताक पे रख रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, है ना। ये सारा इशू है, ये सारा इशू ब्रीफ में यही है। अब इन डिटेल पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है।
They said, यानी कि रघुराम राजन एंड विरल आचार्य said that it would be penny wise and pound foolish. ये लाइन यूज कर सकते हो. पेनी वाइज मतलब एक पेनी जितना फायदा हो रहा है, एक पेनी जितना फायदा हो रहा है, पर पाउंड जितनी फूलिशनेस कर रहे हो आप, मतलब इतने से फायदे के लिए इतना नुकसान. To replace the poor governance under the present structure of these public sector banks with a highly conflicted structure of ownership by the industrial houses. आप कहते हो कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना अभी करंटली पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ना डोमिनेंट है, अभी का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना वो खराब है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आप इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी आने दो. अब रघुराम राजन कहते हैं कि उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर खराब है तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा करो ना, ये थोड़ी कनेक्टेड लेंडिंग अलाउ कर दोगे. गवर्नमेंट का एक और आर्ग्यूमेंट है, आईडब्ल्यूजे का एक और आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं जब प्राइवेट लोग ज्यादा आते हैं ना, गवर्नमेंट से ज्यादा एफिशिएंसी होती है उनकी, बेटर होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब वो कह रहे हैं ठीक है पूरी है गवर्नेंस पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, पर उसका रिप्लेसमेंट ये थोड़ी हो कि आप कनेक्टेड लेंडिंग कर दो. ठीक है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश. करंटली ये सिस्टम है. करंटली अ प्रमोटर अगर किसी को प्राइवेट सेक्टर बैंक खोलना है ना तो उसके पास कम से कम 5,000 करोड़ या उससे ज्यादा के एसेट्स होने चाहिए, अभी करंट है ये, और उसका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस 40% से ज्यादा होना चाहिए. नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, सॉरी, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस उसका 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यानी कि अगर रिलायंस है तो एक तो रिलायंस का फाइनेंशियल बिजनेस है, जो बैंक होते हैं वो फाइनेंशियल बिजनेस ही करते हैं ना, लेंडिंग, बोरोइंग वगैरह, और रिलायंस का नॉन फाइनेंशियल बिजनेस है, जियो हो गया, रिलायंस स्टील हो गया वगैरह वगैरह, तो उसका नॉन फाइनेंशियल बिजनेस 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए. यानी कि वो एक फाइनेंशियल कंपनी होनी चाहिए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी नहीं होनी चाहिए. फाइनेंशियल कंपनी है फिर बैंक बनाए, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है तो फिर तो कॉर्पोरेट हाउसेज ही आ गए ना बैंक बनाने में. तो अभी तक ये रिकमेंडेशन के, ये इसके थ्रू रिकमेंडेशन कह रहा हूं, करंट सिस्टम ये है कि अलाउड नहीं है कॉर्पोरेट हाउसेज को, पर अगर इनकी रिकमेंडेशन मान ली गई फिर तो रिलायंस का भी बैंक होगा, अदानी का भी बैंक होगा, अंबानी जी का भी बैंक होगा, टाटा का भी बैंक होगा, सारे अपने अपने बैंक बना लेंगे, उनमें लोग पैसा भी डाल देंगे, पर डिपॉजिटर्स के साथ खिलवाड़ होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना. द मेन रिस्क विद दिस रिकमेंडेशन इज दैट ऑफ कनेक्टेड लेंडिंग. अब कनेक्टेड लेंडिंग क्या है? इट इज अ सिचुएशन इन विच द बैंक्स कंट्रोलिंग ओनर extends loans of inferior quality at lower interest rates to himself. अपने आप को ही लोन दे रहा है. क्यों? ऑब्वियस ही बात है, बैंक भी मेरा, बोरोवर भी मैं. Under such a situation, it becomes possible for a promoter of a bank to channel the depositors' money into their own ventures. बिल्कुल सही. There is also a risk of evergreening of loans. ये हम कर ही चुके हैं, राइट? और इसके पास्ट एग्जाम्पल, ये जो रिकमेंडेशन है, इसके फेलियर के पास्ट एग्जाम्पल आपको जापान और साउथ कोरिया में देखने को मिले थे. जापान ने ये ट्राई करा था, बहुत ही बुरा नतीजा निकला. साउथ कोरिया ने ट्राई करा था, बुरा नतीजा निकला. ऑलराइट, तो लोगों के और लोगों की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए. अब आईडब्ल्यूजे कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया? राइट, आईडब्ल्यूजे यानी कि आरबीआई को ये कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वैसे तो हम ब्रीफ में देख चुके हैं, है ना, ये देख चुके हैं ना कि एनपीए बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस को वो नहीं मिल रहा है, फाइनेंस नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आईडब्ल्यूजी को बोला कि आप चेक करो कि ओनरशिप में क्या किया जा सकता है जिससे हम मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, क्रेडिट की सॉल्व कर सके, क्रेडिट क्रिएशन की सॉल्व कर सके. पर आईडब्ल्यूजे क्रिएट क्यों किया गया? देखो, हिस्ट्री से चलते हैं. इंडिया में ना इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो बैंक्स थे ना वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में थे, कुछ बड़ी बड़ी पावरफुल फैमिलीज थी, उन्हीं के पास पूरे देश के डिपॉजिट्स जाते थे और वो अपने हिसाब से क्रेडिट देते थे. ठीक है, और ये कुछ फ्यू फैमिलीज थी, पूरे देश के डिपॉजिट्स जा रहे हैं और ये क्रेडिट दे रहे हैं अपने हिसाब से. ठीक है, अब बैंक्स जो ये फ्यू पावरफुल बिजनेस फैमिलीज हैं जिनके ये बैंक्स हैं, वो क्रेडिट वहीं देंगे जहां उनको प्रॉफिटेबल है. तो वो रूरल एरियाज में तो क्रेडिट दे नहीं रहे, फार्मर्स को क्रेडिट नहीं दे रहे क्योंकि वो कहते हैं प्रॉफिटेबल ही नहीं है. अर्बन एरियाज में ही दे रहे हैं. और हमारे कंट्री के ना कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, कुछ नेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी एरियाज थे, पर वो लॉस मेकिंग थे. तो ये फ्यू पावरफुल फैमिलीज जिनके बैंक्स थे, ये प्रायोरिटी एरियाज में दे ही नहीं रहे थे. जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ाना हो गया, अभी एमएसएमई, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको ये लोन ही नहीं देते थे. उन्हें कहता है यार ये चुकाते है नहीं, लॉस होता है, बड़े बड़े कस्टमर्स को ही दो.
अब इंडिया की रिक्वायरमेंट वो थोड़ी थी, छोटे छोटे कस्टमर्स को भी तो देना था, उन्हें भी तो उठाना है, देश तो बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट ने पता क्या सोचा, इतनी सारी रिसोर्सेज इन फ्यू बिजनेस फैमिलीज के पास हैं जो नेशनल डेवलपमेंट के लिए लगा नहीं पा रहे हैं, प्रायोरिटी एरियाज के लिए लगा नहीं पा रहे हैं देश के। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, 1969 में और 1980 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिए प्राइवेट बैंक्स। 69 में 14 बैंक्स नेशनलाइज करे, 80 में 6 प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज कर दिए। नेशनलाइज मतलब फोर्सफुली गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आए। गवर्नमेंट कंट्रोल में लाने का पर्पस क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल में लाने का पर्पस था कि एक तो डिपॉजिट्स आएंगे, उन डिपॉजिट से गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहां कहां पैसा लगाना, और गवर्नमेंट कहां लगाएगी, प्रायोरिटी एरियाज में देगी, गवर्नमेंट वीकर सेक्शंस को देगी। गवर्नमेंट को अगर लॉस हो रहा है गवर्नमेंट परवाह नहीं करेगी, गवर्नमेंट क्रेडिट देगी। ये लोग तो लॉस की परवाह करते थे, गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने देश को बढ़ाना है। तो ये सारे डिपॉजिट्स, लोगों की सेविंग्स चैनलाइज होंगी नेशनल डेवलपमेंट में, इसीलिए नेशनलाइज करा। पर नेशनलाइज करने के बाद पता चला कि यार ये भी थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सी चीज है, नेशनलाइज से ना बैंक्स बहुत लॉस मेकिंग हो गए। तो नेशनलाइजेशन करने के बाद एक टाइम पे 1991 में आपने सोचा कि हम लिबरलाइज कर लेते हैं, ठीक है, लिबरलाइज कर दिया और फिर आपने प्राइवेट बैंक्स अलाउ कर दिए। पहले आपने सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया, 1991 के बाद आपने कहा प्राइवेट बैंक्स आ सकते हैं। तब के बाद से लेके अब तक प्राइवेट बैंक्स आ तो रहे हैं इंडिया में। 1991 के बाद प्राइवेट बैंक्स आए तो हैं, पर वो इंडिया की क्रेडिट नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। इंडिया की इकोनॉमी को जितना ग्रो करना है उस हिसाब से इंडिया का बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और ये सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम में नहीं हुआ, काफी टाइम से चल रहा है। क्लियर? सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस बैंक्स वर प्राइवेटली ओन्ड, बिल्कुल सही बात है, रीड कर लेते हैं। और ये इसीलिए नेशनलाइज कर दिया। After financial liberalization in 1991, the economy's credit needs grew and private banks re-entered India's financial landscape. अच्छा, despite financial liberalization in 1991, there are still various issues that need solution. Financial liberalization के बाद भी अभी भी बैंकिंग सेक्टर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं? टोटल बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स इन इंडिया स्टिल कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ जीडीपी। बैंक्स का टोटल बिजनेस इंडिया में सिर्फ आपकी जीडीपी का 70% है, वेराज चाइना का 175% है। मतलब चाइना के बैंक्स क्रेडिट धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं ताकि इकोनॉमी उनकी बढ़ती जाए, इतना दे रहे हैं। Then, domestic bank credit to private sector is just 50% of GDP. When in economies such as China, USA, South Korea and Japan, it is more than 150%. Global top 100 banks में इंडिया का सिर्फ एक ही बैंक है। There is only one Indian bank in the global top 100. Indian banks are one of the least cost efficient, especially public sector banks. बुरी हालत चल रही है, इसीलिए IWG बिठाई गई थी कि यार आप कुछ ओनरशिप में करो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर भी बढ़े। In other words, India's banking structure is struggling to meet the credit demands of a growing economy. Also, PSBs जो है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनका बैंकिंग की मार्केट में ज्यादा शेयर है और PSBs का ही सबसे बुरा हाल है। तभी गवर्नमेंट ने सोचा कि अब प्राइवेटाइजेशन बैंक्स की बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट बैंक्स हैं क्योंकि पीएसबी काम खराब कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट बैंक्स आने के लिए आप क्या कर सकते हो, ओनरशिप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दो कि कॉर्पोरेट हाउसेस जिन पे बहुत पैसा है वो भी बैंक्स बना ले, तो प्राइवेट बैंक्स बढ़ते जाएंगे। प्राइवेट बैंक्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं तो वो बेटर हो जाएगा। तो इट इज इन दिस बैकग्राउंड आईडब्ल्यूजी ने ये चेंजेस सजेस्ट किए थे, ठीक है। बाकी इस मूव के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। तो इसका प्रो क्या है, ये जो आईडब्ल्यूजी ने मूव निकाला इसका प्रो क्या है, प्रोज मतलब इसके फायदे क्या है वो लिखे हुए हैं, आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे। और इसके नुकसान क्या है ये भी दिए हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो आप देख ही चुके हो, कनेक्टेड लेंडिंग। तो जितने भी लगभग आर्टिकल्स आए ना, सारे कह रहे हैं कि आरबीआई को यह नहीं करना चाहिए। बट आपको फिर भी अपने मेंस आंसर राइटिंग के लिए ना यह पता होने चाहिए कि फिर भी इसके फायदे क्या होंगे। वैसे तो नहीं करने चाहिए, कॉन्स इसके ज्यादा हैं, पर फिर भी इसके प्रोज हैं क्या वो भी पता होने चाहिए। इसलिए ये देख लेना, अपने नोट्स में से भी देख लेना। क्लियर, मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज के कर्व डायनेमिक्स।
नाउ इससे रिलेटेड जो आर्टिकल आया था ना, वो आर्टिकल इन इटसेल्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इस आर्टिकल में कुछ ऐसे टर्म्स मेंशन थे जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हुए थे, राइट? वैसे मोटे मोटे तौर पे इस आर्टिकल का प्रेमिसेस पता है क्या था कि इंडिया में ना कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अच्छे बैंक्स और बुरे बैंक्स के बीच में फासला ना बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में ये और बढ़ता जाएगा। इसको हम कहते हैं के कर्व डायनेमिक्स। वैसे अभी देखेंगे और डिटेल में के कर्व होता क्या है, पर कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी का ग्राफ, बहुत सारे बैंक्स, मान लो सारे बैंक्स इस लाइन पे चल रहे हैं, तो कुछ बैंक्स इनमें से ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे, ऊपर जाने लग जाएंगे, और ज्यादातर बैंक्स ऐसे हैं जो बुरा परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो एक के सा बन जाएगा, ठीक है, के ग्राफ बन जाएगा। तो कहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो अच्छे बैंक्स हैं वो बेटर होते जा रहे हैं और जो बुरे बैंक्स हैं वो बहुत ही बुरे हाल में नीचे जाते जा रहे हैं। द डाइवर्जेंस बिटवीन दीज टू बैंक्स बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है, ये पूरा आर्टिकल बोलता है, ठीक है। पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो टर्म्स क्या हैं? इसमें डिस्कस होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये जो बात कर रहे हैं ना कि कुछ बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बैंक्स बुरा परफॉर्म कर रहे हैं और इस वजह से के बन गया, ये जो सारी बात कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे बैंक को कह रहे हैं कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है या किस बेसिस पे कह रहे हैं ये बुरा परफॉर्म कर रहा है? वो बेसिस क्या है? वो बेसिस पता है क्या है? प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो एक ऐसी चीज है जिससे नॉट जस्ट आप बैंक्स को जज कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी को जज कर सकते हो कि वो अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, ठीक है, मेक सेंस? तो किसी भी कंपनी को अगर आपने जज करना है ना, अच्छा परफॉर्म कर रही है बुरा, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है। अब ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है क्या भला? ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत इसके लिए ना शेयर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? अब होता क्या है, जनरली ये कंपनी है, लेट्स सपोज, मैं ब्रीफ में बता रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में, XYZ ये कंपनी है, इसको ना पैसा चाहिए एक्सपैंड करने के लिए। इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये डेट ले ले, ठीक है, या ये इक्विटी से पैसा रेज कर ले। अब डेट तो बड़ा सिंपल है, बैंक से ले लिया पैसा, ये कंपनी है, ठीक है, डेट बड़ी सिंपल चीज है। पर इक्विटी में क्या होता है, इस कंपनी को अगर डेट नहीं बढ़ाना है ना अपने में, पर पैसा चाहिए, तो ये इक्विटी के थ्रू करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी ओनरशिप ना मार्केट में बेच देते हैं। 50% ओनरशिप मार्केट में उतार दी, 60% मार्केट में उतार दी, किसी को बोल दिया कि मेरी कंपनी में 30% शेयर चाहिए, इतने पैसे दे दो, ले लो, राइट? तो उससे पूरी कंपनी के पास पैसा होता है। अब ये जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये अपने शेयर्स मार्केट में उतार देती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इस कंपनी को ना 1000 रुपए रेज करने थे, तो ये क्या करेगा, 100 शेयर्स अपने उतार देंगे मार्केट में, ठीक है, और हर शेयर का प्राइस होगा 10 रुपीज। जिस किसी को इस कंपनी का एक शेयर चाहिए वो 10 रुपए दे, शेयर ले ले, ठीक है। तो बहुत सारे, कम से कम मैक्सिमम लिमिट है कि 100 शेयर होल्डर्स आ सकते हैं इसमें। खैर, ये 100 शेयर 10 रुपए के बेच के 1000 रुपए रेज कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास 10 रुपए का शेयर पड़ा हुआ है, वो क्या करते हैं इसका, उनको क्या फायदा? उनको फायदा पता है क्या है, जब इस कंपनी को प्रॉफिट आएगा ना, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आएगा, तो ये अपने शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस हिसाब से कि जिसके पास जितने शेयर होंगे, जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उस पे ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जिसके पास कम शेयर होंगे उस पे कम प्रॉफिट आएगा, राइट? तो पर शेयर, एक शेयर पे जो प्रॉफिट आता है ना इस कंपनी का, उसे हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है जी। पर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो डिविडेंड से पैसे कमाने का नहीं सोचते, वो पता है कैसे पैसे कमाने का सोचते हैं? अब ध्यान से सुनना, मान लो एक शेयर का अभी प्राइस चल रहा है 10 रुपए, मैंने खरीद लिया। अब ना मार्केट में न्यूज आती है कि ये कंपनी ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ये लगने लग जाएगा सबको कि इस पे डिविडेंड बहुत मिलेगा, ये कंपनी बहुत सही जा रही है, तो डिविडेंड फ्यूचर में बढ़ा हो जाएगा। तो ये जो एक शेयर है ना, इस कंपनी के शेयर्स की ना डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि डिविडेंड इस पे अच्छा मिलेगा, सारी दुनिया ये शेयर खरीदना चाहेगी, सारी दुनिया मेरे पास भी आएगी कि भाई साहब आपके पास शेयर है, आप दे दो एक। अब शेयर तो लिमिटेड है पर डिमांड बढ़ जाएगी,
किसी भी चीज की अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो मेरे शेयर का मार्केट में प्राइस हो जाएगा 20 रुपीज, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई। अब मैं क्या करता हूं, जब मेरे शेयर की डिमांड बढ़ने से मेरे शेयर का प्राइस 20 रुपीज हो गया, अब बेच देता हूं। तो अब मेरे को फायदा कितने का हो गया, 10 रुपीज का। 10 रुपीज का खरीदा, 20 का बेच दिया, फायदा हो गया। मेक सेंस? ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो ऐसे फायदा उठाने का सोचते हैं शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में जो शेयर का प्राइस होता है ना, आपके शेयर का प्राइस, वो मार्केट सेंटिमेंट पे होता है। अगर आपकी कंपनी की न्यूज अच्छी चल रही है तो शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। पर मान लो न्यूज आ जाती है कि ये कंपनी भाई लॉस में जा रही है, बहुत बुरे हाल होने वाले हैं, तो कोई खरीदने नहीं आएगा। सप्लाई इतनी होगी, डिमांड बहुत ही ज्यादा गिर जाएगी, शेयर का प्राइस गिरने लग जाएगा। गिरने मतलब ये बढ़ रहा है, मतलब 10 से कम होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। यही तो होता है शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, राइट? तो ये सिचुएशन चलती है। अब अगर आपकी कंपनी का मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा है, मार्केट उसे अच्छा जज कर रही है, तो प्राइस बढ़ेगा। मार्केट उसे अच्छा जज नहीं कर रही तो प्राइस कम होगा। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होती है? एक्स, जितनी भी कंपनीज हैं, ये तो मैंने XYZ कंपनी बताई थी, बैंक्स के भी मार्केट में शेयर है, ठीक है। मान लो एक बैंक है, ठीक है, उसके पास ना टोटल एसेट्स, मतलब उसके टोटल एसेट्स, बिल्डिंग, सामान वगैरह, जितने भी एसेट वगैरह हैं उसके पास टोटल बैंक के। एक तो बैंक के वैसे एसेट हो गए कि जो लोन्स दिए हुए हैं, एक ना कंपनी है उसके एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जैसे हो गए कि उसके पास इतना सोना पड़ा हुआ है, उसके पास ये पड़ा हुआ है, उसके पास बिल्डिंग ये पड़ी हुई है, उसके पास लैंड इतना पड़ा हुआ है। ये जो फिजिकल एसेट्स हैं, मान लो इस बैंक के पास ना टोटल फिजिकल एसेट्स पड़े हुए हैं 100 रुपए के, ठीक है। और मान लो इसके मार्केट में शेयर्स भी 100 उतरे हुए हैं, ठीक है। और मान लो हर शेयर का प्राइस पता कितना चल रहा है? हर शेयर का प्राइस चल रहा है 10 रुपीज, ठीक है। अब ध्यान देना, हर शेयर का प्राइस 10 है, यहां आप प्राइस लिख दोगे शेयर का, और हर शेयर पे एसेट्स कितने हैं, इसके टोटल जितने एसेट्स हैं ना, टोटल इसके 100 रुपए के एसेट्स हैं, उसे आप डिवाइड कर दोगे इसके मार्केट में कितने शेयर्स हैं, 100, तो इसका चलेगा ₹1 एसेट्स पर शेयर, ठीक है। इस डिनोमिनेटर को हम कहते हैं कि जब आप एक्चुअल उसके जो एसेट्स हैं, ठीक है, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो ना, इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू। और ये तो प्राइस पर शेयर है, ये 10 रुपीज का। तो इसमें ये जो अगर आप लेते हो 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 1 रुपीज, दिस इज कॉल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ठीक है। ये होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, इसे याद रखना। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? टोटल शेयर्स कितने हैं, प्राइस पर शेयर कितना है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, मैंने 100 शेयर उतारे हैं, हर शेयर का प्राइस 10 है, तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 रुपीज होगी, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होगा? टोटल एसेट्स कितने हैं माइनस टोटल लायबिलिटीज। मान लो मेरे पास 100 रुपए के एसेट्स है, पर मैंने उसमें से ना 20 रुपए किसी के देने हैं, तो एक्चुअल मेरे पास एसेट्स 80 रुपीज होंगे, ठीक है। फॉर नाउ ये इंटेंजिबल एसेट्स वाले पॉइंट को ना इग्नोर करना, ठीक है। बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि 10 रुपीज डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। एक्चुअल एसेट्स कितने हैं, मार्केट कितनी ज्यादा वैल्यू लगा रही है आपकी कंपनी की। अगर आपका ये जो मार्केट प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से, यानी कि मार्केट आपकी ज्यादा वैल्यू लगा रही है, आपके शेयर्स की ज्यादा डिमांड है, पर आपके एसेट्स इतने नहीं है, पर मार्केट आपकी ज्यादा वैल्यू लगा रही है। इसका मतलब मार्केट को कॉन्फिडेंस है कि आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हो फ्यूचर में, तभी आपके शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है, आपका प्राइस बढ़ रहा है। अगर मार्केट को लगता है कि आपके हाल बहुत बुरे चल रहे हैं, आप फ्यूचर में तो बहुत बुरा परफॉर्म करोगे, तो जितने आपके टोटल एसेट्स है ना, उससे भी कम हो जाता है प्राइस आपके शेयर का, ठीक है। तो ये जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ना, ये बताता है कि मार्केट कैसे जज कर रही है आपकी कंपनी को। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है, दैट मींस मार्केट फेवरेबली जज कर रही है, आपकी कंपनी फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करेगी, ऐसा मार्केट का मानना है। और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो लेस देन 1 है, दैट मींस आपका मार्केट को लगता है कि आपका बाजा बजने वाला है, क्योंकि आपके पास जितने एसेट्स पड़े हैं, जितनी फिजिकल चीजें पड़ी हैं, उतनी भी वैल्यू नहीं लगा रहे आपके शेयर की वो,
क्लियर? तो ये मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इसे याद रखना, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। इस आर्टिकल में से मेरा मेन एम है कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ग्रेटर देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, लेस देन 1 का क्या सिग्निफिकेंस है, और दूसरा के कर्व। ठीक है? ये रेशियो ग्रेटर देन 1 मींस द मार्केट बिलीव्स दैट द कंपनी कैन ग्रो एंड जनरेट बेटर इन्वेस्टर रिटर्न। वाइस वर्सा इफ लेस देन 1, मतलब मार्केट कम आपको आंकती है अगर लेस देन 1 है। इन इंडिया सम बैंक्स हैव अ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ग्रेटर देन 4, 4 से भी ज्यादा है, whereas many others languish below 1। एनबीएफसी में तो डिफरेंस और भी ज्यादा है। एनबीएफसीज में कई एनबीएफसीज ऐसी हैं जिनका ग्रेटर देन 7 है और कई का 1 से भी कम है। ठीक है? द ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, दैट मींस अगर मार्केट ऐसे आंक रही है इन्हें, तो फ्यूचर में कुछ बैंक्स तो ऊपर जाते जाएंगे। जब कोविड-19 से हम रिकवर करेंगे तो जिन बैंक्स का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज्यादा है वो ऊपर जाते जाएंगे और जिन बैंक्स का 1 से भी कम है वो नीचे जाते जाएंगे। तो अगर रिकवरी को देखें ग्राफ पे तो आपके कुछ बैंक्स तो ऊपर जाते जाएंगे, कुछ नीचे जाते जाएंगे, तो एक तरह का के बन जाएगा। इसे कहते हैं के कर्व्ड रिकवरी या के फॉर्म की रिकवरी हो रही है आपकी, राइट? यही बताना चाहिए बस, ये के कर्व होता है। देखो ये सारे के सारे जैसे कोविड-19 आया, सारे के सारे नीचे गिर गए, अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है, तो कुछ ऊपर जाते जा रहे हैं, कुछ नीचे जाते जा रहे हैं, तो एक के सा कर्व बन जाता है। क्लियर? ये डेफिनेशन है के कर्व की। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव यील्ड ऑफ चाइना। वाई चाइनाज नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स आर इन डिमांड। अब ये क्यों है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। मेक सेंस? ठीक है, तो पहले फटाफट से ये देख लेते हैं कि बॉन्ड है क्या भला। व्हाट आर बॉन्ड्स? देखो, बॉन्ड्स होते हैं आपके बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। गवर्नमेंट को जब पैसा बोरो करना होता है तो वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 100 रुपए चाहिए, ठीक है? तो वो ना एक पीस ऑफ पेपर प्रिंट करेंगे, उस पे लिखेंगे 100 रुपीज, ठीक है? टाइम लिखेंगे 1 ईयर और मैच्योरिटी वैल्यू लिखेंगे लेट्स सपोज 107। अब ये गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू कर दिया। अब गवर्नमेंट ना किसी को बोलेगी, ए इंसान है ना, मान लो मैं हूं ए, ठीक है? मैं गवर्नमेंट को ना 100 रुपीज दे देता हूं और ये पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट मुझे दे देगी। अब इस पीस ऑफ पेपर का मुझे क्या फायदा है? मैंने गवर्नमेंट को 100 रुपए दे दिए, पर गवर्नमेंट ने बदले में मुझे ये पीस ऑफ पेपर दे दिया। इसका मतलब क्या है? मैंने गवर्नमेंट से ये 100 रुपए में पीस ऑफ पेपर खरीद लिया, राइट? एक तरह से खरीद लिया। गवर्नमेंट ने ये पीस ऑफ पेपर बेच दिया 100 रुपए में, गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ गए। पर इस पीस ऑफ पेपर का फायदा क्या है इस ए को? फायदा ये है कि 1 साल के बाद जब ये पीस ऑफ पेपर मैच्योर हो जाएगा तब मैं यही पीस ऑफ पेपर गवर्नमेंट के पास लेके जाऊंगा, गवर्नमेंट मुझे 107 रुपीज देगा। तो जैसे ही मैच्योर होगी ये जो बॉन्ड है, मुझे 107 मिलेंगे। तो मैंने 100 रुपए दिए गवर्नमेंट को, 1 साल बाद मुझे 7 रुपीज का फायदा हो गया, राइट? तो ये जो पीस ऑफ पेपर है ना, ये एक तरह का बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक तरह से मुझसे 100 रुपए ले रही है और 1 साल बाद 7 रुपीज के इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस दे रही है। ये जो पीस ऑफ पेपर है ना, दिस एक्ट्स एज अ गारंटी कि मैंने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, गवर्नमेंट ने 1 साल बाद मुझे देने हैं। मैच्योरिटी पे 107 मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो 7 रुपीज का फायदा हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं इस पेपर की यील्ड। इसकी यील्ड 7 रुपीज की है। और ये जो पीस ऑफ पेपर है इसे हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड या सिक्योरिटी भी कह देते हैं। तो बॉन्ड्स आर नथिंग बट बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स। किसी को पैसा बोरो करना होता है, बॉन्ड इशू कर देता है, उस पे ये सब लिख देता है मैच्योरिटी के टाइम पे कितना होगा। क्लियर? तो ये होता है आपका बॉन्ड। अब चाइना ने बॉन्ड्स इशू करे हैं जिनकी यील्ड नेगेटिव है, यानी कि आप 100 रुपए दे रहे हो, आपको वापस 98 रुपीज मिलेंगे, 2 रुपए का नुकसान होगा। फिर भी ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। ऐसा क्यों है वो देखते हैं। Recently, China sold negative yield debt for the first time. Excuse me. There was high demand for Chinese bonds in Europe. ज्यादातर यूरोपियन इन्वेस्टर्स है ना, उन्होंने चाइनीज बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये जो ए का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, ये यूरोपियन लोग हैं जो चाइनीज बॉन्ड्स खरीदते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन बॉन्ड्स है ना, उनकी यील्ड तो बहुत ज्यादा गिरी हुई है, बहुत ही ज्यादा गिरी हुई है।
उनके कुछ जो बॉन्ड्स हैं उनकी नेगेटिव में यील्ड इतनी ज्यादा है कि चाइना की नेगेटिव यील्ड कुछ भी नहीं है। चाइना के बॉन्ड्स पे ना नेगेटिव यील्ड आ रही है मान लो -2 के हिसाब से, यूरोप में -5 -10 चल रही है। ठीक है, तो एज यील्ड्स इन यूरोप आर इवन लोअर देन चाइना, देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर 4 बिलियन यूरो बॉन्ड्स इश्यूड बाय चाइना। चाइना का 5-year बॉन्ड है ना, जो 5 साल की मैच्योरिटी वाले, उनकी यील्ड नेगेटिव है, वेयर जो चाइना के 10-year और 15-year बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड पॉजिटिव है। तो वहां नुकसान नहीं होगा, वहां पॉजिटिव है, पर 5-year बॉन्ड्स की यील्ड नेगेटिव है और लोग इसे भी खरीद रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? लोग नेगेटिव बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स क्यों खरीदते हैं? बड़ा सिंपल सा रीजन है। जब भी कभी टाइम खराब चल रहा होता है ना, इकोनॉमिकली रिसेशन वगैरह चल रहा होता है, तो लोगों के जो एसेट्स होते हैं ना, मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास गोल्ड है, या कोई भी मेरे पास वेल्थ पड़ी हुई है, वो सिग्निफिकेंटली इरोड होने लग जाती है। अगर मुझे यह पता चल जाए कहीं से कि देखो मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, पर मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू जब अच्छे टाइम थे तब थी 10 करोड़, पर बिकॉज अभी रिसेशन आ रहा है मेरे प्रॉपर्टी की वैल्यू फास्ट गिरती जा रही है। 10 से शायद मैं 2 करोड़ पे आ जाऊंगा, मेरे हिल रही है प्रॉपर्टी की वैल्यू। उस समय मेरे को कोई बोल दे कि तू अपने प्रॉपर्टी बेच के 10 करोड़ निकाल और इधर दे दे। 2 साल बाद जब तेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो जाएगी, अगर तू प्रॉपर्टी में रखेगा तो तेरे पास 2 करोड़ रह जाएंगे, पर अगर तू मेरे पास रखता है तो तेरे पास 9 करोड़ रह जाएंगे, सिर्फ 1 करोड़ का नुकसान होगा। तो आज मुझे 10 करोड़ दे दो, 1 साल बाद मेरे से 9 करोड़ या 2 साल बाद मेरे से 9 करोड़ ले जाना, होगा 1 करोड़ का नुकसान। पर अगर वहां रखेगा तो वहां तो 8 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 2 करोड़ रह जाएंगे आपके पास। तो इससे बेटर है मुझे ही दे दो। बस यही सिस्टम है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स का। वर्ल्ड ओवर लोगों के एसेट्स की वैल्यू बुरी तरह, वेल्थ की वैल्यू बुरी तरह गिरती जा रही है। तो इतनी ज्यादा गिरावट हो रही है कि वो सोच रहे हैं कि हम चाइना के या किसी ऐसे बॉन्ड में पैसा डाल देते हैं, क्योंकि बॉन्ड में पैसा ना आपका सेफ पड़ा रहता है। अगर आपका पैसा थोड़ा भी कम हो रहा है, यानी कि यील्ड नेगेटिव भी आ रही है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जहां पहले डाला हुआ था वहां तो बुरे हाल चल रहे हैं, राइट? तो अभी डिमांड चाइना के नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स की क्यों है? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी रिकवर करती जा रही है। ठीक है, चलो, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, these are debt instruments that offer to pay the investor maturity amount that is lower than the purchase price of bond. परचेज प्राइस कितना था? 100 रुपए। मेच्योरिटी पे एग्जांपल में वैल्यू कितनी थी? 107। पर अगर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है तो परचेज प्राइस अगर 100 रुपए है, मेच्योरिटी वैल्यू उससे भी कम होगी, 99, 98। ये होते हैं नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। These are generally issued by central banks या governments, RBI यानी कि सेंट्रल बैंक किसी कंट्री का या गवर्नमेंट इशू करेगी, एंड इन्वेस्टर्स पे इंटरेस्ट टू बोरोअर्स। लेंडर जो है वो बोरोअर को एक तरह का इंटरेस्ट दे रहा है कि भाई कुछ वैल्यू बचा लियो मेरे पैसे की, बाकी जगह तो हाहाकार मचा हुआ है। ये है। नाउ व्हाई डू इन्वेस्टर्स बाय देम? इन्वेस्टर्स खरीदते क्यों हैं? These types of securities attract investment using in times of stress and uncertainty as investors look to protect their wealth from significant erosion. ठीक है? At a time when the world is battling from COVID-19 and the interest rates are extremely low in the developed markets, यानी कि यूरोप में इंटरेस्ट रेट्स बहुत बुरे चल रहे हैं, investors are looking for better yielding debt instruments elsewhere to safeguard their interest. यूरोपियन इन्वेस्टर्स अगर यूरोपियन बॉन्ड्स खरीदें तो उन पे तो बुरे हाल वाले नेगेटिव यील्ड है, तो इससे बेटर तो चाइना ही है। ठीक है? Why is there a huge demand for Chinese issued bonds? चाइना में क्यों जा रहे हैं लोग? यूरोप के इन्वेस्टर्स चाइना के बॉन्ड्स क्यों खरीद रहे हैं? एक, yields offered by China issued bonds are much higher than European bonds. Number one reason. Many of the large economies are facing contraction in their GDP. यूरोपियन इकोनॉमीज में तो सेकेंड वेव आने वाली है, आ रही है कोविड इन्फेक्शंस की, तो बाकी इकोनॉमीज में कॉन्ट्रैक्शन चल रही है। चाइना ने 3rd क्वार्टर में ग्रोथ दिखाई है, पॉजिटिव में ग्रोथ दिखाई है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं। China is the one country that is set to witness positive growth in these challenging times. As China has demonstrably controlled the spread of pandemic, many European countries are set to experience a second wave of infections. Therefore, many European investors are looking to increase their exposure to China. Plus, demand Chinese bonds की इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि RBI यानी कि हमारे RBI और हर कंट्री के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं ना, उन्होंने मनी सप्लाई इतनी बढ़ा दी इकोनॉमी में कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। अब वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है एसेट्स की।
तो अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने कम से कम $10 ट्रिलियन इंजेक्ट कर दिया लिक्विडिटी। इस वजह से लिक्विडिटी बहुत है और वो लिक्विडिटी एसेट्स में जा रही है। और अभी चाइनीज बॉन्ड्स अच्छे एसेट्स हैं तो चाइनीज बॉन्ड्स की तरफ चलेगी। क्लियर? ठीक है, बाकी एक ये स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, इसे पढ़ जरूर लेना। ठीक है, ये आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, फटाफट से नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं, हंगर एंड न्यूट्रिशन। नाउ इस पे 2 आर्टिकल्स आए थे, एक वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, और दूसरा ओवरऑल एक आर्टिकल आया था, सर्वे वगैरह किया था कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हंगर की सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। तो पहले इस आर्टिकल को देखते हैं, फिर इस आर्टिकल को देखेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। The effects of lockdown and the resultant economic crisis continue to disproportionately impact the poor and informal sector workers. Poor और informal sector workers को ज्यादा नुकसान हो रहा है इसका, ऑब्वियस ही बात है। बाकियों के पास तो, हमारे पास तो सेविंग्स है। Since the lockdown, the government has announced various relief packages, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत, बहुत रिलीफ पैकेजेस हैं। पर इन रिलीफ पैकेजेस ने भी ना हंगर की सिचुएशन इतनी ज्यादा कम नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी। However, numerous studies have shown that their impact on the situation of hunger is inadequate. ठीक है, अब सिचुएशन बिफोर लॉकडाउन, अब ये आर्टिकल पता क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है कि लॉकडाउन से पहले भी ना सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। नेशनल सैंपल सर्वे 2011 के अकॉर्डिंग किसी ने पेपर पब्लिश किया था, उन्होंने कहा 63 to 76% ऑफ रूरल इंडिया कुड नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस खाना। एक तो आप खाना नहीं अफोर्ड कर पाते, उसमें से भी अगर कोई अफोर्ड कर जाए तो न्यूट्रिशियस खाना नहीं अफोर्ड कर पाते। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स रेगुलर अमाउंट में नहीं आते। ठीक है, प्लस एक ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे लीक हो गया था, उस पर सुब्रमण्यम ने रिपोर्ट दी थी। उसने कहा था that consumption declined uniformly across the entire cross section of rural India. Even before lockdown, food consumption बहुत ज्यादा drastically गिरती जा रही थी। 2017-18 का डेटा है, और लॉकडाउन के बाद तो और ही बुरे हाल हो गए। Thus, the article concludes that the affordability of nutritious diets might have worsened before lockdown and got further exacerbated since. ठीक है, According to a survey called Hunger Watch, एक सर्वे किया था हंगर वॉच ने, सर्वे किया था जिसका नाम हंगर वॉच था। करा किसने था? राइट टू फूड कैंपेन। द न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड अमंग द वल्नरेबल ग्रुप्स हैज डिक्लाइन ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? गवर्नमेंट ने एक तो एक्स्ट्रा 5 kg फूड ग्रेन्स और 1 kg पल्सेस दे दिया अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो मिल रहा था वो तो मिलेगा, एक्स्ट्रा 5 kg राइस व्हीट और 1 kg पल्सेस हर हाउस होल्ड को दे दिया आपने। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि जो गवर्नमेंट की मिड डे मील स्कीम है ना, गवर्नमेंट ने ना अपनी लॉकडाउन के दौरान मिड डे मील स्कीम बंद कर दी थी। क्यों? क्योंकि स्कूल ही जब बंद है तो मिड डे मील स्कीम का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट ने खासकर गवर्नमेंट को बोला कि चाहे स्कूल बंद हो, मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव स्कूल से अलग है। स्कूल चाहे बंद हो, मिड डे मील स्कीम बंद नहीं होनी चाहिए, बच्चों के घर राशन पहुंचाओ उसका। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया था। प्लस बहुत सारे कैश इंसेंटिव्स, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जिससे लोगों की इनकम बढ़ी है ताकि वो फूड अफोर्ड कर पाए। ये स्टेप्स लिए लॉकडाउन के दौरान, पर फिर भी ये इतना ज्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। ये उस आर्टिकल का पर्सपेक्टिव है अपना। ठीक है, अच्छा दूसरे आर्टिकल पे आ जाते हैं। दूसरा आर्टिकल है अबाउट वन नेशन वन राशन कार्ड। अब वन नेशन वन राशन कार्ड लाए क्यों थे? बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर मैं माइग्रेंट, पहले पता क्या सिस्टम होता था? राशन कार्ड पे ही आपको राशन मिलता था, जो फ्री राशन वगैरह मिलता है ना सब्सिडाइज रेट्स पे। अब राशन कार्ड से राशन लेने के लिए ना एक कंडीशन है, और वो कंडीशन पता क्या है? जिस फेयर प्राइस शॉप, यानी कि जो शॉप है, राशन कार्ड वाली शॉप है जहां से आपको मिलेगा, वहां पे ना आपका राशन कार्ड एनरोल होना चाहिए, एम्पैनल होना चाहिए। तो आप ताउम्र उसी फेयर प्राइस शॉप पे अपना राशन कार्ड दिखाओगे तो ही आपको राशन मिलेगा। ऑलराइट, तो लेट्स सपोज आपका जलंधर में एक फेयर प्राइस शॉप है, ठीक है, वहां पे आपका राशन कार्ड आप दिखाते हो, आपको राशन मिल जाता है। बट लेट्स सपोज आप ना एक माइग्रेंट वर्कर हो, आप जलंधर में काम कर रहे हो, आप जलंधर में राशन कार्ड दिखा के राशन ले लेते हो। पर अब जब लॉकडाउन लग गया, आप अपने गांव चले गए वापस, वहां की फेयर प्राइस शॉप में आपका राशन कार्ड चलता नहीं। तो ये तो बड़ी खराब बात है ना कि सिर्फ एक राशन कार्ड शॉप से ही आप राशन ले सकते हो। काफी खराब बात है। तो गवर्नमेंट लेके आई वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें पता क्या होगा? आपका राशन कार्ड पोर्टेबल हो जाएगा।
ठीक है। पोर्टेबल का मतलब क्या होगा कि आपका राशन कार्ड ना आधार के साथ सीड कर दिया जाएगा और वो पूरे हिंदुस्तान की जितनी फेयर प्राइस शॉप्स है वहां पे वैलिड होएगा। तो आपके कोटा में जितना आपका राशन दिया हुआ है, आप जलंधर जाओ, फगवाड़े जाओ, जींद जाओ, कैथल जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, कहीं भी, ठीक है, आपके उस फेयर प्राइस शॉप में आपका राशन कार्ड चलेगा आपके कोटा के हिसाब से। तो वन नेशन वन राशन कार्ड दैट अलाउज पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स टू डिफरेंट फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है। तो उस पे न्यूज आई थी, तो इस न्यूज को आप अपने नोट्स में पढ़ लेना, इतना कोई खास नहीं है, बस इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन की आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, स्कीम क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम क्या है, इसके फायदे क्या है, पोर्टेबिलिटी कैसे है, ठीक है, कौन से पोर्टल पे आपका राशन कार्ड रजिस्टर्ड होता है, जैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस पोर्टल है, फिर अन्न वितरण पोर्टल है, वहां पे आप इंट्रा स्टेट कर लेते हो, ये सारे फायदे हैं आपको, ठीक है। तो इन सारे फायदों से मतलब ये सारी चीजें लिखी हुई है, नोट्स में आपको मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट्स क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड की, और कई लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किन बेसिस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, इसे कर लेना। मेंस में ये जो इंफॉर्मेशन है ना, मेंस टाइप आंसर्स में, वो लिखने में बहुत काम आएगी, ये वाली इंफॉर्मेशन जो आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी, जो यहां दी हुई है, प्लस जो लैंग्वेज यूज करी हुई है ना इसमें, वैसी लैंग्वेज अगर आप आंसर्स में यूज करो तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा, ठीक है जी। क्लियर, मेक सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे जो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें उसे, ठीक है, आप उसे खुद अच्छे से पढ़ें, वो बहुत ज्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं। स्पेशली एस्से में अगर इन आर्टिकल्स की आप लैंग्वेज यूज कर लो, या मेंस टाइप आंसर्स में आप अपने इन आर्टिकल्स की लैंग्वेज यूज कर लो, तो बहुत ही अच्छा। खासकर ये वाला जो आर्टिकल है ना हिंदू का, डिजिटल नेशन, गूगल कर लेना इसे, आपको मिल जाएगा, यही टाइटल लिखना, डिजिटल नेशन ऑन डिलीवरी ऑफ सिटीजन सर्विसेज। ये आर्टिकल तो एस्से के लिए भी बहुत काम आएगा और कुछ मेंस टाइप आंसर के लिए भी काम आएगा। और एक है एक्सप्लेन स्पीकिंग का आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, व्हाट्स ड्राइविंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वरीज, तो इसको देख लेना एक बारी, ये दो आर्टिकल कर लेना। Clear? All right. So that's it from my side, guys. I hope you liked the lecture. I hope आपको एक एक चीज समझ आई हो. All your concepts were cleared as far as these issues were concerned. If you still have any doubts, then like our channels of communication with you guys are open. You can discuss your doubts with us. कोई issue नहीं होगा, हम सारे doubts entertain करेंगे, no matter how silly they are. All right. So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.